सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यही जो हमारा टॉपिक चल रहा था, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसके अंदर हमने पहला सवाल, ये जो डिफिनीशन हमने बनाई थी, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। तो इसमें सवाल उठता है, ये रूलर कौन है, हु आर द रूलर्स। तो इसका जवाब हमने देख लिया था। अब जो दूसरा सवाल हमारे सामने उठता है, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो इसका आंसर आपको इस टॉपिक में मिलेगा, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament. तो चाइना के अंदर हर 5 साल पर इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में क्या होता है, कंट्री की पार्लियामेंट को इलेक्ट किया जाता है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे अपने यहाँ होता है, अपने यहाँ भी 5 साल पर होता है और इलेक्शन होता है, वहां से सांसद बन के लोग जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो चाइना में ही ऐसे है। तो वहां की पार्लियामेंट का नाम है क्वानगो रेनमिन डाइबियो डहुई। बड़ा अजीब सा नाम है, जिसे कॉमनली कहते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। तो वहां की सांसद चाइना का नाम ये है, जो बड़ा सा ऊपर लिखा है, कॉमनली हम कहते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। द नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो ये जो पार्लियामेंट होती है, यहां से लोग जो जीत के जाते हैं वो अपना देश का राष्ट्रपति चुनते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लोग नहीं चुनते, बल्कि लोग क्या करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट देके जिताते हैं, सांसद बनाते हैं, वो लोग जाकर फिर वोट देते हैं जिससे राष्ट्रपति बनते हैं। इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। तो ये जो चाइना की सांसद है, चाइना की जो पार्लियामेंट है, उसमें लगभग करीब करीब 3000 मेंबर उसके हैं, यानी 3000 सीटें हैं उसके अंदर। सब मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। कुछ ऐसे मेंबर हैं जिनको सिर्फ आर्मी ही वोट देकर वहां पर पार्लियामेंट में पहुंचाती है, यानी उनका सिलेक्शन सिर्फ आर्मी ही करती है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो भाई किसी को भी अगर इलेक्शन में खड़े होना है तो उसके जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, वहां की एक पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उससे परमिशन लेना पड़ता है। जैसे अपने देश में क्या होता है कि कोई भी 25 ईयर्स का हुआ, 25 साल का जैसे हुआ, वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, जाकर उसको अपना नॉमिनेशन फॉर्म डालना होगा और खड़ा होता है। आप देखते होंगे बहुत सारा रिजल्ट जब निकलता है इलेक्शन का, तो उसमें देखेंगे तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको 2 ही 3 वोट मिले होते हैं। तो मतलब पता नहीं क्यों ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में जिसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अप्रूव करेगी, परमिशन देगी, वही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट वर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस हेल्ड इन 2002-3। तो अगर 2002 और 3 का जो इलेक्शन हुआ था चाइना का, उसके हिसाब से हम देखें तो वहां वही लोगों को परमिशन मिली थी इलेक्शन में खड़ा होने की, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के थे या उनके साथ की और पार्टी जिन्होंने उसके साथ अलायंस किया था, गठबंधन किया था। जो 8 छोटी छोटी पार्टियां थी, उन्हीं लोग को सिर्फ परमिशन मिली थी कि वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो भैया सीधी सी बात है, जब उन्हीं की पार्टी वाले या उनकी पार्टी के और भाई बंधु लोग सिर्फ इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, तो वही पार्टी इलेक्शन जीतेगी ही ना। और दूसरी पार्टी का कोई मेंबर खड़ा ही नहीं हो रहा है, जब परमिशन ही नहीं मिलेगी, तो दूसरी पार्टी के जीतने का सवाल ही नहीं उठता। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट प्रेसिडेंट। तो अब मैक्सिको की हम बात करते हैं। ये एक मैक्सिको एक कंट्री है, वो 1930 के अंदर उसको आजादी मिली और उसके बाद से हर 6 साल पर इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। वहां पर राष्ट्रपति को चुना जाता है। हम लोग क्या करते हैं अपने देश में, प्रधानमंत्री को चुनते हैं हर 5 साल पे, लेकिन हर 6 साल पे वहां पर राष्ट्रपति चुना जाता है मैक्सिको में। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर द मिलिट्री और डिक्टेटर रूल। वहां पर कभी ऐसा भी नहीं हुआ है कि मिलिट्री ने कब्जा किया हो या कोई तानाशाह वहां रूल किया हो। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वन बाई अ पार्टी कॉल्ड पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो 2000 तक, यानी लगभग 70 साल तक, एक पार्टी पीआरआई जिसका नाम था, फुल फॉर्म उसका इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी है, वही इलेक्शन जीतती हुई आ रही थी हमेशा से। अपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। जो उसके खिलाफ दूसरी पार्टियां हैं, अपोजिशन में जो पार्टियां हैं, वो इलेक्शन में खड़ी होती थी उनके खिलाफ, लेकिन कभी जीतती नहीं थी। द पीआरआई वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन।
तो पीआरआई मशहूर थी बहुत सारे हथकंडे गलत तरीके से यानी गलत मेथड यूज करने के लिए मशहूर थी इलेक्शन जीतने के लिए। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको जो पीआरआई यानी पार्टी की जो मीटिंग है उसको अटेंड करना जरूरी था। जब मीटिंग करे तो उसके अंदर उनको शामिल होना जरूरी था। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट टू वोट फॉर पीआरआई। तो जो सरकारी स्कूलों के टीचर होते थे वो लोग जो वहां पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पेरेंट्स को मजबूर करते थे, फोर्स करते थे कि आप पीआरआई को ही वोट दीजिए। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। तो मीडिया का काम करता था, वहां के न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर वो लोग क्या काम करते थे, जो अपोजिशन पार्टी है उनकी कोई चर्चा ही नहीं करते थे, उनको दिखाते ही नहीं थे। और हर वक्त किसके दिखाते थे, पीआरआई पार्टी के बारे में दिखाते थे। कोई छोटा सा भी काम अगर पीआरआई ने कर दिया तो उसको खूब बड़ा चढ़ा कर दिखाते थे कि देखो इतना अच्छा काम कर दिया। और अपोजिशन पार्टी को नहीं दिखाते थे। और दिखाते कब थे, जब कोई ऐसा मामला मिल जाता था जिसमें उनको क्रिटिसाइज कर सके यानी उनकी आलोचना कर सके, उनकी बुराई कर सके, उस समय मीडिया उनके पास जाता था कि देखो ये क्या गड़बड़ कर दिया इन्होंने। तो यानी पूरी तरह से मीडिया भी वहां का पीआरआई के सपोर्ट में था। Sometimes the polling booth were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes. और कभी कभी ऐसा होता था कि जो जहां वोट डालने जाते हैं जिसको पोलिंग बूथ कहते हैं वो अचानक कुछ मिनट पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया गया कि यहां पर आपका वोट डलेगा, लेकिन आप जब गए तो पता चला अभी थोड़ी देर पहले शिफ्ट हो गया, अब आप यहां वोट नहीं डालेंगे, कहीं और जाना पड़ेगा आपको वोट डालने के लिए। तो इससे लोगों को मुश्किल होती थी कि वोट डालें। फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत दूर हो गया तो कितने लोग वापस आ जाएंगे कि छोड़ो कौन जाए वोट डालने। द पीआरआई स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट। तो जिनको भी वो टिकट देती थी तो अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा उड़ाती थी। रोड शो हो रहा है, रैली हो रही है, उसमें खूब पैसा लगाती थी ये पीआरआई। शुड वी कंसीडर द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग दियर रूलर्स। तो भाई इस एग्जाम्पल को देखकर आप खुद बताइए, क्या हम इसे कह सकते हैं कि यहां पर लोग अपने रूलर को इलेक्ट कर रहे हैं? रीडिंग दिस एग्जाम्पल वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट। तो एग्जाम्पल पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि हम अपने रूलर को नहीं चुन रहे हैं। ऐसा क्यों? देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स हियर। बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि यहाँ लोग रूलर को नहीं चुन रहे हैं। यानी आपको देखने से तो लग रहा है कि हाँ यहाँ इलेक्शन हो रहा है, लेकिन ये इलेक्शन वैसा नहीं है, यानी डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं है। तो जब इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं है तो हमने रूलर कैसे चुन लिया? अब देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा है। इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। तो आप कहोगे यार इलेक्शन तो हो रहा है चाइना में, लेकिन कोई चॉइस है? ये तो देखो आप, कोई चॉइस है? एक ही पार्टी आपको मालूम है वही जीतेगी, उसी के कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होंगे। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही हर बार जीतती है इसीलिए क्योंकि वही एक पार्टी है। तो यहां पर कोई चॉइस आपको नहीं दिख रही है। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव बाई इट। उनको रूलिंग पार्टी जिसकी जो रूल कर रही है, जिसकी सरकार है, उसी को चूज करना पड़ता है। और वो कैंडिडेट जिनको वो अप्रूवल देगी यानी परमिशन देगी इलेक्शन खड़ा होने के लिए, उन्हीं को आप वोट दे सकते हो। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? क्या ये एक चॉइस है? क्योंकि चॉइस तो कम से कम दो चीज होगी तो हम चॉइस करेंगे ना, कि हमको इसको सेलेक्ट करना है या इसको। जब है ही एक चीज तो कैसे उसमें चॉइस होगी? इन मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। अगर मैक्सिको का देखें तो मैक्सिकन एग्जाम्पल में हमें क्या पता चलता है कि वहां तो आप कहोगे कि हाँ यहाँ तो चॉइस हमको लग रही है, यानी देखने से आपको लगेगा कि हाँ यार दूसरी पार्टी भी तो इलेक्शन में खड़ी होती है, लेकिन हकीकत वहां की यह है कि उनके पास भी कोई चॉइस नहीं है। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट। कोई ऐसा रास्ता नहीं कि जो रूलिंग पार्टी है यानी पीआरआई को हराया जा सके। अगर लोग उसके खिलाफ भी हो जाएं तो भी उनको हराना मुश्किल है, क्योंकि हर तरफ से फोर्स किया जा रहा है। और दूसरी बात, मीडिया का बड़ा रोल होता है। मीडिया जब पीआरआई की अच्छाई को दिखा रहा है और दूसरी पार्टी की बुराई को दिखा रहा है तो आप उसी हिसाब से सोचने लगते हो। तो पीआरआई को हराने का कोई चांस नहीं है। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन। इसको हम नहीं कह सकते कि एक फेयर इलेक्शन है, सही तरीके के इलेक्शन हम नहीं कह सकते इसे। वी कैन thus add a second features to our understanding of democracy। तो हम दूसरी खास बात इसमें हम डाल सकते हैं
डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर यहां से आता है, वो क्या है? होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। किसी भी तरीके से लल्लू पंजू सा इलेक्शन कराकर और कह दीजिए कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, तो भैया ऐसी बात नहीं है। सिर्फ इलेक्शन कराना काफी नहीं है। द इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन द पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। यानी इलेक्शन के अंदर जो अलग अलग पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स हैं, यानी अलग अलग तरीके की पार्टियां जो हैं, उनके बीच में एक सही मानों में चॉइस होनी चाहिए कि हाँ, हम इसको भी वोट दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, दोनों की अच्छाई बुराई सही तरीके से हमारे सामने है। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर इफ दे विश टू। और ऐसा मुमकिन होना चाहिए कि लोगों के पास ये चॉइस हो कि जो अभी रूल कर रहा है, यानी जिसकी अभी सरकार है, उसको हटाया जा सके अगर वो चाहे, यानी जनता चाहे तो अभी जो रूल कर रहा है, जिसकी सरकार है, उसको हटा सके। So a democracy must be based on a free and fair election where those current in power have a fair chance of losing. तो हमारे सामने फीचर्स क्या समझ में आता है इसका, कि डेमोक्रेसी के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, यानी स्वतंत्र होना चाहिए, आजाद होना चाहिए, जिसको चाहे हम वोट दे सकते हैं, जिसको चाहे हटा सकते हैं। एंड फेयर होना चाहिए, यानी किसी का सपोर्ट ना होना चाहिए उसमें, कि जो भी पार्टी इलेक्शन में खड़ी हो रही है वो बिल्कुल हकीकत में बिल्कुल सामने हो, मीडिया भी बिल्कुल किसी एक पार्टी का सपोर्ट ना करे और वो पार्टी किसी को फोर्स ना करे वोट देने के लिए। तो बिल्कुल ईमानदारी वाला इलेक्शन होना चाहिए। और जो अभी पावर में है, जिनकी सरकार है, उनकी बिल्कुल पूरी चांस होनी चाहिए कि वो हार सकते हो ईमानदारी से। वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट आर डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 3। तो तीसरे चैप्टर में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो दूसरा सवाल भी हमारा यहां पूरा हो गया। अब तीसरा सवाल है, हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर। तो कौन वो लोग हैं जो वोट दे सकते हैं या इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं? तो चलिए इसका जवाब भी देख लेते हैं। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। एक आदमी एक वोट और एक ही उसकी वैल्यू, एक कीमत है। अर्लियर वी रेड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वॉज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि हर एडल्ट, यानी अपने देश में जैसे 18 साल के अगर ऊपर हो गए तो आपको वोट देने का अधिकार है, आप वोट दे सकते हो। इसी को कहते हैं हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी जितने भी एडल्ट हो गए हैं, जो 18 साल के ऊपर हो गए हैं, उनको वोट देने का अधिकार मिल गया, वो वोट दे सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि किस तरह से डेमोक्रेसी के अंदर ये कोशिश की जा रही थी कि डेमोक्रेसी के जरिए ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिल जाए, यानी हर किसी को, हर एडल्ट को वोट देने का अधिकार मिल जाए। दिस प्रिंसिपल हैज नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो प्रिंसिपल है, यानी सब को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, सारे एडल्ट को, इसको लगभग सारी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है। येट देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। तो कुछ मौके ऐसे हैं, कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे जहां पर ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि हर कोई वोट दे सके। तो थोड़ा सा उसको देखते हैं हम क्या है। Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote। 2015 तक ये था कि सऊदी अरबिया के अंदर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। Estonia has made its citizenship rule in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। तो इस्टोनिया, ये रशिया से लगा हुआ एक कंट्री है, उसने अपने नागरिकता वाले कानून को इस तरह से बनाया था कि जो रशियन लोग उसके यहाँ रहते हैं, लगभग 25% वहां के लोग रशियन हैं। तो रशियन जो वो माइनॉरिटी में है, यानी उनकी पॉपुलेशन कम है, तो उनको मुश्किल होता है वोट डालने के लिए। उनको परमिशन नहीं मिलती कि वो वोट डालें, बहुत मुश्किल से मिलती है। ऐसा उनका नागरिकता कानून है, सिटीजनशिप लॉ है। इन फिजी the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fiji। तो फिजी एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, छोटे छोटे आइलैंड है। वहां का जो इलेक्शन वाला सिस्टम है वो कुछ इस तरह से है कि जो लोकल फिजी हैं, इंडिजीनियस फिजी, यानी वहां के स्वदेशी जो फिजी हैं, वहां रहने वाले, उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है। और जो भारत से कभी गए थे बहुत पहले, वहां जाके बस गए, तो उनको इंडियन फिजियन कहते हैं। तो जो इंडियन फिजी थे, उनकी वोट की वैल्यू कम है। जैसे अपने यहाँ है कि कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी हो या किसी भी धर्म जाति का हो, उसका वोट की वैल्यू एक ही गिना जाएगा। लेकिन फिजी में ऐसा नहीं है। फिजी में क्या है कि अगर आप फिजी के लोकल हैं तो आपके वोट की वैल्यू ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है उसको 10 गुना 20 गुना मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाता हो, और इंडियन फिजी की कम है वैल्यू।
डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो डेमोक्रेसी किस पर निर्भर है? ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है यानी मौलिक सिद्धांत किसका? पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी राजनीति के मामले में सबको बराबर का अधिकार है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, धर्म जाति ये सब नहीं देखा जाएगा, कहां से आप आए हो ये भी नहीं देखा जाएगा, सबको पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलेगी। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो यहां से तीसरा फीचर हमें मिल जाता है। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो डेमोक्रेसी के अंदर हर एडल्ट सिटीजन की, जैसे अपने यहाँ 18 साल के अगर आप ऊपर हो गए तो आप एक वोट दे सकते हो और आपके एक वोट की वैल्यू एक वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब सबकी वैल्यू बराबर ही है, एक ही वैल्यू मानी जाएगी। वी शैल रीड मोर अबाउट इट इन चैप्टर 3। तो तीसरे चैप्टर में इसको भी देख लेंगे हम लोग। तो यहां आकर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी तो यार लाइक जरूर कर दिया करो, बस एक बटन ही तो दबाना रहता है, तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर लो, नहीं तो अगली बार वीडियो आएगी कैसे पता चलेगा। और उसके बाजू में एक बेल आइकन होगा, उसको भी जरूर दबा देना। ओके, तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू।